नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। 3 राज्यों में जीत का हैट्रिक लगाने के बाद पीएम मोदी का स्वागत एकदम किसी बड़े युद्ध को जीत चुके महानायक की तरह हुआ और मोदी जी ने भी गरज गरज करके विरोधियों को बहुत सारी बातों की चेतावनी दी और बहुत सारे मुद्दों पर चेताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये लड़ाई एक तरह से जनता ने तेज कर दिया है और जनता ने बता दिया है कि अगर विरोधी दलों के द्वारा भ्रष्टाचार बंद नहीं किया गया, अगर इन लोगों का भ्रष्टाचार, दुराचार और इन लोगों की गंदी राजनीति बंद नहीं हुई तो जनता जो है वो चुन चुन कर इन लोगों का सफाया कर देगी। पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार कई बार भाजपा की सरकार थी, इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दरकिनार करते हुए प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर देखने को मिला और मध्य प्रदेश में 164 भाजपा को सीटें आई, कांग्रेस को महज 65 सीट आई और अन्य के खाते में 1 सीट गई। छत्तीसगढ़ में 56 सीट भाजपा के खाते में आई, 33 सीट कांग्रेस के खाते में आई और अन्य के खाते में वहां भी 1 ही सीट गई। राजस्थान में 115 भाजपा को आई, 70 कांग्रेस और अन्य के खाते में 14 सीटें गई। तो ये 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद में लोग कह रहे हैं कि जीत का गारंटी का मतलब नरेंद्र मोदी होता है, जबकि मैं ये नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि यह जीत नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, बल्कि यह जीत एक सनातन की जीत है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने किस तरह से कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और इसका सफाया हो जाना चाहिए। और यह बात उन्होंने तब कहा जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के लिए एक फोटो सेशन किए थे, गलबहियां किए थे। तेजस्वी यादव के साथ एमके स्टालिन की गलबहियां करते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। और उसके बाद बिहार में जिस तरह से पत्रकारों पर धारा 353 के झूठे मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए थे और जिस तरह से सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पर, सनातन धर्म की बात करने वाले सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पर स्टालिन सरकार ने एनए से लगाया था, और वो भी गलत, झूठा, फर्जी एनए से लगाया था, निराधार एनए से लगाया था। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई थी कि ये लोग सनातन विरोधी हैं। और जब सनातन धर्म के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी एमके स्टालिन के द्वारा की गई थी तो इंडिया गठबंधन वालों ने या कांग्रेस पार्टी वालों ने जमकर इसकी आलोचना या भर्त्सना भी नहीं की थी और इस आधार पर पार्टी से उन लोगों ने गठबंधन से किनारा भी नहीं किया था, बल्कि ये लोग उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन की पार्टी के साथ ये लोग खड़े रहे। ए राजा ने भी सनातन धर्म का अपमान किया और सनातन धर्म का अपमान लगभग इंडिया गठबंधन के प्रत्येक नेताओं के द्वारा किया जाने लगा। और इनके खिलाफ खबर दिखाने वाले पत्रकारों को तो इन्होंने ऐसे बेइज्जत किया कि ये लगातार जो है वो, मतलब जैसे रवीश कुमार का विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है तो सीधे सीधी तौर पर उनके कार्यक्रमों में अपना प्रवक्ता भेजना बंद कर दी। और भारतीय जनता पार्टी ने रवीश कुमार पर यह आरोप भी लगाया कि रवीश कुमार के भाई गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र, जो कि पूर्वी चंपारण जिले का है, वहां से चुनाव लड़ते हैं, जबकि उनके भाई कोई मेरिटोरियस नहीं है, बल्कि रवीश कुमार के नाम पर उनको टिकट मिलता है। और यह टिकट उनको तब मिलता है जब वो रवीश कुमार के भाई हैं, बाकी उनमें कोई खास मेरिट नहीं है। वो कभी गांव में नहीं, वो तो अपने एरिया के बड़े बड़े पत्रकारों तक को नहीं पहचानते, अपने एरिया के समाज सेवियों तक को नहीं पहचानते, फिर भी उनको टिकट मिल जाता है क्योंकि वो रवीश कुमार के भाई हैं। और जब सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगा था ब्रजेश पांडे पर तो रवीश कुमार ने कोई खबर नहीं चलाई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग रवीश कुमार को एक तरफा, एक पक्षीय पत्रकार जरूर कहते हैं, लेकिन कभी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उनकी मानहानि करने की या उनका करियर चौपट करने की कोशिश नहीं की। या बीजेपी की विचारधारा के विरुद्ध चलाने वाले कई सैकड़ों पत्रकारों के विरुद्ध भी बीजेपी ने कभी भी एनए से जैसा मुकदमा नहीं दर्ज किया, एनए से उनके खिलाफ जो है वो नहीं लगाया, फर्जी मुकदमे नहीं दर्ज किए गए, किसी को जेल नहीं भेजा गया। जबकि बिहार में आप लोगों ने देखा कि 4 मुकदमे मनीष कश्यप के विरुद्ध सिर्फ इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि मनीष कश्यप कहते हैं कि लखनऊ नवाबों का शहर नहीं है, बल्कि लखनऊ लक्ष्मण का शहर है, लखन का शहर है। तो उस विचारधारा वाले पत्रकारों पर ये लोग लगातार अत्याचार करते नजर आए। उसके अलावा सनातन धर्म का जब जहां मौका मिला ये लोग हमेशा दुष्प्रचार और बदनाम करते हैं। सबसे अहम बात यह थी कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर काम कर रही थी
और काम करके, और जबकि सब लोग जानता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में खत्म हुआ था, लेकिन फिर भी केंद्रीय कर्मचारियों को उकसाने के लिए, अपने पक्ष में वोट लेने के लिए ये लोग ओपीएस जैसी योजना को फिर से चालू करने की बात कर रहे थे। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी पहले से ही गरीबों और मजदूरों के लिए सिर्फ 1 रुपये के महीने वाला यानी 12 रुपये सालाना वाला बीमा कर चुके। तो कहां तक बात होनी चाहिए कि मजदूरों के लिए पेंशन स्कीम लाई जाए, कामकाजी मिस्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए, भूजा वालों के लिए, कचरी वालों के लिए, ठेला वालों के लिए, दूध वालों के लिए, दही वालों के लिए, अंडा वालों के लिए, ताश माश के दुकानदारों के लिए, उसमें काम कर रहे मजदूरों, मिस्त्रियों या हलवाइयों के लिए, बेरोजगार इंजीनियर्स के लिए, प्राइवेट काम कर रहे, प्राइवेट जॉब में शोषित हो रहे युवाओं के लिए पेंशन स्कीम, सुरक्षा योजना, बीमा योजना, स्वास्थ्य योजना की बात करके और बड़े बड़े मेजोरिटी को पकड़ना चाहिए था। तो ये लोग सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए को खुश करने के लिए ओपीएस की बात कर रहे थे, जबकि सारे लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी में जितनी सुरक्षा है, कोरोना जैसी महामारी में बड़े बड़े व्यवसायी से लेकर के छोटे छोटे मजदूर तक पीछे थे, ये सरकारी नौकरी वाले ही थे जो आराम से बैठ करके सैलरी उठा रहे थे, वेतन भोग रहे थे। इसके बावजूद एक कहावत है कि सुखला सावन भरला भादो, इन लोगों को पेमेंट मिलता है, इन लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है, इन लोगों को जो है वो भारी भरकम रिटायरमेंट का पैसा मिलता है, इन लोगों को लोन भी इजीली मिल जाता है, हर तरह की सुविधा है, सिर्फ पेंशन नहीं दिया जाता है, तो उनको पेंशन चाहिए। और एक मजदूर जो सुबह 4 बजे भोर में निकल करके और वो कमाता है, और अगर बीच में रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए तो फिर उसके बच्चों को भीख मांगना पड़ेगा, उसकी बेटियों को जो है वो बाजार में निकलना पड़ेगा, उनके प्रति कांग्रेस पार्टी ने कोई योजना या किसी तरह की बात नहीं की। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के हार का कारण यह हो गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घूम घूम कर हर राज्य में कहते थे कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। अब ऐसे में जब पूरे विश्व में सनातन का पताखा फहरा रहा हो, पूरे विश्व में सनातन की बात हो रही हो, ऐसे में सनातनियों को जात पात में बांटने की साजिश भरा जातीय जनगणना जो कि नीतीश कुमार की सरकार ने कराया था, उसी को पूरे देश में करा करके और सबको जात पात में बांटने की साजिश को भी जनता ने नकार दिया। और जनता ने कहा कि हमको जात पात से कोई मतलब नहीं है, हम सच्चे सनातनी हैं, हमको हिंदू मुसलमान में, दलित ब्राह्मण में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बांटोगे तो हम तुम्हें जड़ से काट देंगे, तुम्हारे राजनीतिक जड़ों को काट देंगे। तो जातीय जनगणना का दाव भी फेल हो गया, सनातन के अपमान का दाव भी फेल हो गया, और जिधर और फिर जो है ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम दे करके और कर्मचारियों को जो लॉलीपॉप दिखाया गया वो भी दाव फेल हो गया। कांग्रेस पूरी तरह से फेल हो गई और लोगों ने बता दिया कि जाति सिर्फ 2 होती है, एक अमीर और एक गरीब, जातीय जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, और हमें जो है वो सनातनियों को एक होने की जरूरत है, एक करने की जरूरत है, सनातन का पताका लहराने की जरूरत है। पत्रकारों का दमन करोगे और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जैसे देवदूत एक फरिश्ते पर अत्याचार करोगे तो हर जगह से मुंह की खानी पड़ेगी, हर जगह से हारोगे। और ये हार सिर्फ इन 3 राज्यों में नहीं सिमट कर रहने वाली है, बल्कि 2024 में आप लोग देख लीजिएगा कि बिहार में 40 में 39 सीटें बीजेपी जीतेगी, और फिर 2025 में नीतीश और तेजस्वी की जड़ें उखड़ जाएंगी। और जब भ्रष्टाचार पर जब वार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव या लैंड फॉर जॉब्स मामले जैसे किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपियों की नींद उड़ी होगी, सीने की धड़कनें बढ़ी होंगी, और जनता में आश जगी होगी कि अब बहुत जल्द ईडी और सीबीआई वही गति और दुर्गति तेजस्वी यादव की करेगी जो तेजस्वी यादव ने सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप का किया है। जय हिंद, जय बिहार।